नमस्कार, मैं छवि हाजिर हूं लेकर कृषि जगत की तमाम खबरों से संबंधित हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके जरिए हम कोशिश करते हैं कि कृषि जगत से जुड़ी नवीनतम जानकारियां आपसे साझा कर सकें। कृषि से जो अभिन्न जुड़ा हुआ अंग है वो है पशुपालन, और कई बार पशुओं में बीमारियों के प्रकोप के कारण उनके दुग्ध उत्पादन पर या उनकी क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कार्यक्रम की आज की कड़ी हमारी समर्पित होगी पशुपालन पर, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। बेहतर उत्पादन हेतु रासायनिक उर्वरक और खाद उपलब्ध कराएगी सरकार। गर्मी में एयरेटर का प्रयोग जरूर करें मत्स्य पालक। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी कल्टीवेटर मशीन। अब खबरें विस्तार से। किसानों को अच्छी उपज और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा विविध प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि किसानों की अच्छी उपज सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भारत सरकार के नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा अच्छे उन्नत रासायनिक खाद, यूरिया और जैव उर्वरक जैसी कई महत्वपूर्ण खादों को उचित दरों पर किसानों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के सहायक प्रबंधक विपणन श्री निशांत वर्मा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो है भारत सरकार का एक उपक्रम है। ये एक नवरत्न श्रेणी का लोक उद्यम है जो किसानों के हित में, किसानों के लिए सभी प्रकार के रासायनिक खाद जैसे यूरिया, डीएपी, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, एपीके, एनपीके, एपीएस इत्यादि का निर्माण और विपणन करता है। साथ ही किसानों के लिए उचित दर पर बीज, कीटनाशक दवाइयाँ एवं जैव उर्वरकों की पूरी श्रृंखला किसानों के लिए लेकर आता है। मत्स्य पालक भाई बहनों, इन दिनों बढ़ते तापमान को देखते हुए अपने तालाबों में एयरेटर का प्रयोग अवश्य करें। कारण यह है कि ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण पानी में घुलनशील ऑक्सीजन कम मिलती है, जिससे मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होने की संभावना रहती है। मछली पालन के लिए पानी में कम से कम घुलनशील ऑक्सीजन 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से होनी चाहिए, जिससे मछलियों को ग्रोथ बढ़िया होगी। इसके लिए एयरेटर का प्रयोग बेहद महत्वपूर्ण है। गर्मी के कारण मुर्गियों के बाड़े काफ़ी गर्म हो जाते हैं। इससे मुर्गियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लू और गर्मी से बचाव के लिए आप अपने बाड़े के ऊपर छतों पर पराली रखकर पानी का छिड़काव करें, जिससे कि मुर्गियों के रहने के स्थान का तापमान कम रह सके। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम हरिपुर, मुकुंदपुर, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान वीर चंद्र सिंह। इन्होंने कद्दू की खेती कर लागत मूल्य से अधिक मुनाफा लिया है। इनका कहना है कि कद्दू की खेती करने में कम से कम लागत लगती है और मुनाफा अधिक हो जाता है। तो आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी, उनकी ही जुबानी। ये कद्दू की खेती जो है यह बहुत कम लागत की खेती है। इसमें बहुत ही कम यानी 1000 से 1500 रुपये प्रति कट्ठा खर्च होते हैं, लेकिन इनकम जो है यह लगभग जो है 3000 से 4000 रुपये प्रति कट्ठा आ जाता है। यह बहुत ही बेहतरीन और कम समय की है। यह 3 महीने में कद्दू फरकर तैयार होकर नष्ट हो जाते हैं। कल्टीवेटर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। यह बीज रोपण से पहले मिट्टी को जोतकर उसे बारीक बनाने में मदद करता है। यह कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कृषि उपकरण है। कल्टीवेटर को सामान्य भाषा में हल भी कहा जाता है। कल्टीवेटर जैसे आधुनिक उपकरणों के उपयोग से खेती को एक नई दिशा मिली है। इससे न केवल कम श्रम व लागत में खेती करना संभव हुआ, अपितु उत्पादन भी बढ़ा है। पशुपालक भाई बहनों, अगर आप देसी प्रजाति का दुधारू गाय पालना चाहते हैं तो उन्नत किस्मों का ही पालन करें। साहिवाल एक उन्नत गृह प्रजाति है। इसके अलावा नूरा भी एक बेहतर प्रभेद है। इसके पालन से लाभ का प्रतिशत काफ़ी बढ़ जाता है। इस विषय पर विशेष जानकारी लेते हैं बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर सरोज कुमार रजक से। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता है। देश में कई तरह के दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। दुधारू पशुओं में गाय को प्रमुख स्थान प्राप्त है। भारत में गायों की बहुत सारी नस्लें पाई जाती है।
जिसमें देशी और विलायती गाय शामिल है। विलायती गाय दूध तो अधिक देती है, पर उनका दूध पानी जैसा पतला होता है। भारत में देशी गायों का दूध अमृत के समान माना जाता है। देशी गायों का दूध A2 गुणवत्ता वाला होता है, जो मानव शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसलिए आजकल लोग देशी गाय का दूध पीना अधिक पसंद करते हैं। पशुपालकों को भी विलायती गाय का पालन छोड़कर देशी गाय का पालन करना चाहिए, ताकि वे देशी गाय से अच्छा मुनाफा कमा सके। देशी गाय का पालन करने से पहले पशुपालकों को गाय की नस्ल की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसकी उन्नत नस्लों में साहिवाल, गिर, लाल सिंधी, कॉन्क्रेज आदि प्रमुख है। साथ ही क्रॉस नस्लों की बात करें तो भारत में लोकप्रिय क्रॉस नस्लों की प्रमुख गायों में जर्सी क्रॉस, होल्स्टीन फ्रीजियन क्रॉस, रेड सिंधी क्रॉस, थारपाकर क्रॉस और HF क्रॉस शामिल है, जो दूध उत्पादन क्षमता के लिए जानी जाती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति आलू प्याज मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव इस प्रकार रहे। लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 3000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरें खेती की में अभी आपने नजर डाली मौसम के मिजाज पर, जाना अपने मंडी का भाव, ली आपने जानकारी नवीनतम तकनीकों और उपकरणों की, और साथ ही साथ आपने सुनी अपनी एक सफल साथी के सफलता की कहानी। सफलता की कहानियां हमेशा प्रेरणा देती हैं आगे बढ़ने की, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम आप में से कुछ लोगों की कहानी आप तक ही पहुंचा सकें, और हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि आप में से कुछ लोग आगे आएँ जिनकी कहानियां हम आपके बाकी साथियों तक पहुंचा सकें और एक सफलता की नई कहानी लिखी जा सके। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला अभी बाकी है, मिलवाएंगे आपको विशेषज्ञ से, देंगे आपको जानकारियां, लेंगे जानकारी एक सरकारी योजना की भी, लेकिन समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी आपसे फिर मुलाकात, तो कीजिए थोड़ा इंतजार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे कि हमने चर्चा की थी कि आज की कड़ी हमारी समर्पित होगी पशुपालन के लिए। तो पशुओं में खासतौर पे दुधारू पशुओं की बात करें तो लंपी रोग का प्रभाव बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, और इससे उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दुधारू पशुओं में लंपी रोग से बचाव के लिए क्या करें यत्न, इसके बारे में लेते हैं जानकारी अपनी आज की विशेषज्ञ डॉक्टर सविता कुमारी से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं कुमारी नजीत और आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम पे। लंपी रोग है क्या, इसकी रोकथाम कैसे करें, इसकी बचाव कैसे करें, इन सब से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सविता कुमारी, सह प्राध्यापक बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना बिहार से। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैडम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि लंपी रोग है क्या और ये पशुओं में कैसे फैलता है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बताइए। लंपी रोग एक विषाणु जनित रोग है जो कि पॉक्स वायरस के कैप्री पॉक्स वायरस से फैलता है,
और ये बीमारी जो है भारत में बहुत पुरानी बीमारी नहीं है। 2019 में ये सर्वप्रथम उड़ीसा में रिपोर्टेड हुई। उसके बाद से ये बीमारी लगातार फैलते जा रही है और ये बीमारी विषाणु जनित है और मुख्यतः ये जो है कीटों के काटने से जैसे कि मच्छर, मक्खी और अन्य कीटों के काटने से फैलता है। तो ये बीमारी जो है मुख्यतः बरसात के मौसम में या फिर उस समय ज़्यादा होता है या जब कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है उस समय भी यह बीमारी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। जैसा कि आपने बताया मैम कि लंपी रोग के बारे में कि ये क्या है, इसके लक्षण क्या मैम, शुरुआती दिनों में हम कैसे पहचान करें कि ये लंपी रोग ही है? इस बीमारी में जो हम सबसे पहले देखते हैं कि पशु बीमार पड़ता है, सुस्त होने लगता है, उसमें बुखार हो जाता है और उसके शरीर पे, पूरे शरीर पे गांठ जो है, इसका नाम ही है गांठदार बीमारी, और 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास के इसके शरीर पे गांठ होने लगता है। और ये गांठ और इसके साथ साथ ही पशु में दूध उत्पादन घट जाता है, पशु खाना पीना कम कर देता है, वो सुस्त होने लगता है। और जब ये बीमारी ठीक होने लगती है तो ये गांठ धीरे धीरे सूखने लगते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये गांठ सूखता नहीं है और ये कभी जो है अल्सर या घाव का रूप ले लेता है और काफ़ी लंबे समय तक ये गांठ शरीर पे मौजूद रहता है। इस कारण से और कभी कभी आँखों के आसपास भी पशु में जो है वो घाव बन जाते हैं, अल्सर बनने लगते हैं। जैसा कि मैम हमारे पशुपालक इस रोग से, लंपी रोग से बचाव के लिए क्या क्या उपाय ले सकते हैं? ये बीमारी एक विषाणु जनित रोग है, तो इसमें जो है कोई उपचार नहीं है। मतलब कि इसके बीमारी के लक्षणों को हम थोड़ा कम कर सकते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट देके पशु में, लेकिन इससे बीमारी के बचाव के लिए टीका ही एकमात्र उपाय है। और इस बीमारी में जो टीकाकरण किया जाता है और देश में भी, अभी भारतवर्ष में भी इसमें एक नया टीका जो है लंपी प्रोवैक जो है वो इजाद किया गया है। और इस बीमारी से बचने के लिए पशु में हर साल टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, टीका करते हैं पशुओं की। और उसके साथ साथ कुछ सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, जैसे कि ये बीमारी में जो कीटों का प्रकोप है उसके कारण बढ़ता है, तो ज़रूरी है कि जब अपने फार्म पे हम जैव सुरक्षा के साधन लगाएं, अन्य जो बीमारग्रस्त पशु हैं उनको ना आने दें, मच्छर कीटों से प्रकोप से बचाएं, उन कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करें। और बहुत ज़रूरी है कि हम संक्रमित पशुओं को, जो संक्रमित पशु है उसको स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। मैम जैसे ये जो लंपी रोग है ये आप संक्रामक बीमारी है, तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे पशुपालक भाई कैसे इसके बचाव कर सकते हैं? बहुत अच्छा, ये एक्चुअली ये विषाणु जनित रोग है, तो ज़रूरी है कि इस रोग को हम बेहतर प्रबंधन और टीकाकरण से ही बचा सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो पशु में बीमारी हो गई है उसको स्वस्थ पशु से अलग करके उसके लिए चारा, पानी, सभी कुछ उससे अलग उसकी व्यवस्था करते हैं। और साथ ही साथ जो है जो संक्रमित पशु है उसको पशु चिकित्सक से परामर्श ले और उसमें बीमारी का संक्रमण और ना बढ़े, इसलिए उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसे कि उसमें हम एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट चला सकते हैं जिससे कि उसमें संक्रमण ना हो, बैक्टीरियल का संक्रमण ना हो। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग या फिर एंटीस्टेरॉइड ड्रग चला सकते हैं जो कि बीमारी के तीव्रता को कम करेगा। हालांकि बीमारी का ये विषाणु जनित होने के कारण सिर्फ टीका ही एकमात्र उपाय है, लेकिन इसके लक्षण को हम कम कर सकते हैं जब हम इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। और पशु चिकित्सक या जो निकटतम चिकित्सालय है, पशु चिकित्सालय है, उनसे संपर्क करें, पशुओं के नमूनों को एकत्र करवा के उसका समुचित जांच करवाएं और पशु शेड में हमेशा साफ सफाई करें, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करें, बरसात के पूर्व पूरा व्यवस्था करें कि मच्छरों का प्रकोप कम हो, कीटाणुओं का प्रकोप कम हो। और इस तरह से हम विविध प्रबंधन को करके इस पशुओं को हम इस रोग से बचा सकते हैं। मैम ये जो लंपी रोग से जो पशु ग्रसित होते हैं, तो क्या वो वायरस जो है वो पशुओं के द्वारा इंसानों में फैलता है? अभी तक ये इसका कोई रिपोर्ट नहीं मिला है कि ये
इंसानों में फैलता है, लेकिन बेहतर होगा कि संक्रमित पशु का कच्चा दूध इंसान सेवन ना करे, और साथ ही साथ बाछे बछड़ियों को भी इसका कच्चा दूध का सेवन ना करवाएं। तो ज़रूरी है, इवन ये जो है बीमारी जो है गायों में ज़्यादा होता है और भैंसों में कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है। भेड़ बकरियों तक में भी ये रिपोर्टेड नहीं है लंपी स्किन वायरस का डिजीज, लेकिन सावधानी बरतना बेहतर है ताकि हम पशुओं को और अपने आप को भी सुरक्षित रख सकें। हम लंपी रोग से जुड़े कुछ सुझाव हमारे पशुपालकों को दें, जिससे वो अपने पशु हैं, अपने जो ग्रसित पशु हैं उससे रख रखाव या बचाव में उसका उपयोग कर सकें। जैसा कि मैं बताई कि ये विषाणु जनित रोग है, तो ज़रूरी है कि हम इस बीमारी से बचाव के लिए पशुओं में टीकाकरण करवाएं। हर पशु को इस बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण करवाएं और साथ ही साथ अपने फार्म पे साफ सफाई रखें, कीटों का प्रकोप होने न दें। साथ ही साथ जो है अगर बीमारी हो जाता है तो निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर उनका इलाज करवाएं, पशु चिकित्सक से संपर्क करें और समुचित इलाज करवाएं और स्वस्थ पशु को बीमार पशुओं से अलग रखें ताकि जो है आगे बीमारी ना फैले। और जैसे ही बीमारी का लक्षण दिखे तुरंत संपर्क करें डॉक्टर से और दिखाएं। मैडम, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करता हूं कि हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी बहुत उपयोगी लगी होगी। पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आप अपना विकास भी सुनिश्चित कर सकते हैं, तो आप इन सारी जानकारियों का पूरा प्रयोग करें और अपने पशुओं के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, और बारी है अभी सरकारी योजना की, नेचुरल फार्मिंग। सरकार इस विषय पर बेहद ध्यान दे रही है। कारण ये है कि रसायनों के ज़्यादा प्रयोग के कारण जहां मृदा के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, वहीं मानव स्वास्थ्य पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। तो ऐसे में नेचुरल फार्मिंग के लिए सरकार क्या कर रही है यत्न, और क्या है विशेष ये योजना, इसके बारे में लेते हैं जानकारी इस फीचर फिल्म के जरिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है।
ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को
हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सबके जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। हम उम्मीद करेंगे कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिशों का मुकाम है। जुड़े रहिए कार्यक्रम से। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए मिलवाएंगे आपको अपने विशेषज्ञों से, देंगे आपको नई सरकारी योजनाओं की जानकारी। लेकिन फिलहाल घड़ी की सुइयां कर रही हैं इशारा कि समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो दीजिए इजाजत, होगी आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।